हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। एनसीईआरटी पंच की आज की क्लास में हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी का है, चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर जो है वो 12th में आप जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ते हो उसका बेसिक है। यानी ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप ना केवल 11th का एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, आप 12th के एक चैप्टर का बेसिक बहुत अच्छे से समझ लोगे, ताकि वो चैप्टर समझने में, सॉल्व करने में आपके लिए इजी रहेगा। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी पंच की क्लास में करते हैं, हम फर्स्ट लेक्चर में लिमिट्स एंड डेरिवेबिलिटी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे अलोंग विद द एग्जांपल्स। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको क्या क्या टॉपिक समझना है, क्या क्या कंसेप्ट समझना है, वो देखते हैं। हम पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना। डेरिवेटिव्स का एक्चुअली में आइडिया कहां से आया है, लिमिट्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आपके लिए ये चैप्टर को समझना और आगे आने वाले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर को समझना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, बेसिकली लिमिट्स होता क्या है। जैसे कि मैं किसी फंक्शन की बात कर रही हूं, है ना। एफ एक्स एक फंक्शन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है 4x। 4x सबको पता है फंक्शन कैसा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप बोल दोगे कुछ नहीं मैम, x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन में x की जगह 1 पुट करो, तो आप इस वैल्यू को बोलते हो 4, है ना। अगर मैं बोलूं मुझे x इज इक्वल्स टू 0.99 पर इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप बोलोगे मैम x की जगह 0.99 पुट कर दो, तो 99 इंटू 4 होता है 3.96, तो ये हो जाएगा 3.96। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे x इज इक्वल्स टू 0.999 पर इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप बोलोगे मैम कुछ नहीं, x की जगह 0.999 पुट कर दो, तो 999 इंटू 4 होता है 999 इंटू 4 कितना होता है 3996। हाँ, तो ये हो जाएगा 3.996, 3.996। ठीक है, अगर मैं बोलूं x की वैल्यू मुझे 4.001 पर निकालनी है, तो आप बोलोगे x की जगह 4.001 पुट कर दो, सॉरी 4 पॉइंट नहीं, 0.001, 1.001, तो आप बोलोगे x की जगह 1.001 पुट कर दो, तो 1.001 इंटू 4 होता है 4.004। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू 1 पे एग्जैक्टली 4 वैल्यू है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि हम x को 1 नहीं रख सकते हैं। क्या कंडीशन आ गई कि यार हम x को 1 नहीं पुट कर सकते। ऐसा किस केस में होता है वो भी मैं बताऊंगी। कब ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि यार आप x को 1 नहीं पुट कर सकते, तो दो ही दिक्कत होती है, एक हमको कॉमन सेंस से खुद समझ में आता है और एक क्वेश्चन वाला खुद बता देता है कि नहीं x को 1 नहीं पुट करना है, तो हम बोलते हैं अच्छा 1 मत पुट करो। लेकिन एक मैथ्स का एक आइडिया लगाते हुए, अगर 1 के जस्ट पहले वैल्यू 4 से जस्ट छोटी है, देखो 3.99 4 से बहुत छोटी वैल्यू है, और अगर 1 के जस्ट बाद वैल्यू 4 से जस्ट ज्यादा है, तो क्या हम ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा सकते हैं कि यार 1 के आसपास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 के आसपास रहेगी। पूरा गेम गैसिंग पे चल रहा है, पूरा गेम किस पे चल रहा है, गैसिंग पे चल रहा है। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1। क्या वर्ड यूज किया मैंने, लिमिट लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज
x टेंड्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 नहीं, x इज इक्वल्स टू 1 पर आपको वैल्यू पता है 4 है, लेकिन एज x टेंड्स टू 1 होगा, एज x टेंड्स टू 1 होगा, आप बोल दोगे कि यार मैम हम एग्जैक्टली 1 नहीं रख सकते, तो वैल्यू एग्जैक्टली 4 नहीं आएगी, 4 के आसपास आने वाली है। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड्स टू 4, वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड्स टू 4। उसको हम मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, है ना, मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, मैथ्स की भाषा में लिखते हैं लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1, है ना, लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1। तो जैसे ही आपने ये लिमिट वर्ड यूज कर लिया ना, इसका मतलब जो आप आंसर में वैल्यू दे रहे हो वो अप्रोक्सीमेट है, आपको बोलना नहीं है अप्रोक्सीमेट 4, आप बोल दोगे इट इज इक्वल्स टू 4, आप क्या बोल दोगे, इट इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि लिमिट वर्ड यूज करने का मतलब ही है, आपने बता दिया कि देखो अब अप्रोक्सीमेट भाषा में बात हो रही है ना, अप्रोक्सीमेट भाषा में बात हो रही है। क्या होता अगर एक साइड तो आप बोलते 4 के आसपास वैल्यू आ रही है, लेकिन 1 से बड़ा नंबर रखने पर 4 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, तब क्या करते, तब आप बोलते लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट पे, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट ये बोलती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए, किसी भी नंबर पर, है ना, किस नंबर पर चेक करना है वो आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू ए इज सेड टू एग्जिस्ट, इज सेड टू एग्जिस्ट। कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कब आप आंसर दे पाओगे, when left hand limit equals to right hand limit equals to finite quantity, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर भी हो और दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी भी हो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच। देखो x टेंड्स टू a है ना, यानी x a की तरफ जा रहा है। अब देखो मैं बोल रही हूँ x 2 की तरफ जा रहा है, नंबर लाइन पे कोई तुम 2 की तरफ जा रहे हो, तो तुम बोलोगे मैम किस साइड से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। अगर हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हम 3 से 2 की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से 2 की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास नंबर आएंगे 2.01, 2.001, 2.001, 2.401, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर तुम 2 की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास नंबर आएंगे 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो x जिस नंबर को टेंड कर रहा होता है उसमें से एक h को माइनस कर दो। मैम h क्या है बेटा, h जो है वो 0 को टेंड करने वाली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या बोला मैंने, h जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो आप बोल सकते हो h इज समथिंग लाइक 0.000001। तो a में से 0.000001 माइनस करोगे तो a का जस्ट नेबरहुड का पॉइंट आएगा, है ना। तो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ये मतलब आप कैलकुलेट करते हो f ऑफ a माइनस एच, जहां पे h टेंड्स टू क्या हो रहा होता है 0, जहां पर h टेंड्स टू 0 हो रहा है। ऐसे ही अब मैं बोलूंगी राइट हैंड लिमिट, तो मुझे 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, जहां पे h टेंड्स टू 0 है। इस वक्त भी h क्या है, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो a में एक
जीरो को टेंड करने वाली पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ए में 0.0000000001 ऐड हो गया, तो ए से जस्ट बड़ा नंबर मिलेगा, जस्ट पड़ोस वाला बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। और हम इवेल्युएट करते हैं ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल है और इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ रहे हैं दोनों, तो आप बोल देते हो लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोल देते हो? लिमिट एग्जिस्ट। वरना क्या बोलते हो? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वरना बोलते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट कहां से आया है। डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट समझो कहां से आया है। हम लोग जैसे स्पीड निकालते हैं, है ना, आप सबको पता है स्पीड होती है, स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। जितना डिस्टेंस हो चुका है उतना टाइम, जितना डिस्टेंस कवर हो गया है और जितना टाइम पास हो चुका है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। मान लो 5 सेकंड का टाइम हो गया है, मान लो 5 सेकंड का टाइम हो गया और उसमें 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोल देते हो स्पीड है 5 मीटर 5 सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड, है ना, 1 मीटर पर सेकंड। मान लो और कम टाइम हुआ है, और कम टाइम हुआ तो और कम डिस्टेंस होगा, और कम टाइम हुआ तो और कम डिस्टेंस होगा, और कम टाइम हुआ तो और कम डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको ग्राफ पे देखूं, अगर मैं इसको ग्राफ पे देखूं तो ये है मेरा डिस्टेंस x1 से लेके x2, है ना, और ये है मेरा टाइम t1 से लेके t2, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो भी आपका कर्व है ना, जो भी आपका कर्व है, मान लो कि ये कर्व है, इसके अलोंग आपका वेलोसिटी या जो भी जा रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है मैम, बेटर तरीके से कर्व बना। ये आपका पाथ है, ये है x1, ये है x2, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है मैम, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम, तो आपको t2 कैसे 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 दिमाग से निकल गया कि y एक्सिस पर डिस्टेंस आएगा, x एक्सिस पर टाइम आएगा, है ना। तो आप बोलोगे कि मैम कुछ नहीं है, आपकी स्पीड हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी t2 माइनस t1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे यहां तक नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे है ना और कम डिस्टेंस टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं फिर से एक y एक्सिस पे डिस्टेंस और x एक्सिस पे टाइम का ग्राफ बना लेती हूँ। ये है t, ये है s, ये मेरा ग्राफ है ना। इस बार मैं सिर्फ यहां से यहां जा रही हूं, है ना। अगेन ये है मेरा डेल्टा x, ये है मेरा डेल्टा t, ठीक है। मैं और कम टाइम के लिए देखना चाह रही हूं, और कम टाइम के लिए, यानी मुझे 1 सेकंड में देखना है ना। तो मैं इस पॉइंट के पास आती जा रही हूं, पास आती जा रही हूं, तो यहां आ गए, और पास आए तो यहां आ गए, और पास आए तो यहां आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों टी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, दोनों टी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, यानी कि ये है t1, ये है t1, और उसके जस्ट इमीडिएट वाला पॉइंट ले लूंगी मैं, उसके जस्ट इमीडिएट राइट वाला पॉइंट ले लूंगी मैं, है ना, उसके जस्ट इमीडिएट राइट वाला पॉइंट ले लूंगी। अभी अभी हमने लिमिट के कंसेप्ट में देखा है किसी भी नंबर के जस्ट राइट वाला पॉइंट लेने का तरीका है t1 प्लस h। बताओ ये तरीका है या नहीं? अभी अभी मैंने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जब कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तो उसमें तुमको बताया कि कुछ नहीं, राइट हैंड लिमिट यानी नंबर में h जोड़ दो। h क्या है? h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 0.00001 है। तो अगर आपको किसी पॉइंट के जस्ट साइड वाला पॉइंट समझ लेना है तो आप बोल दो यार इसके जस्ट साइड वाला पॉइंट इससे 0.000000001 ही तो बड़ा होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बताओ,
t बहुत हल्का सा चेंज हुआ है तो x भी तो बहुत अच्छा हल्का सा चेंज हुआ होगा। मान लो t1 पे आपका x है fx, तो t1 प्लस h पे आपका x हो जाएगा f या ft, तो ये हो जाएगा ft1 प्लस h, ft1 प्लस h। ठीक है, अब आप जब स्पीड निकालने की कोशिश करोगे, है ना, वेलोसिटी बोल रही हूं अभी बोल रही हूं स्पीड। अब आप जब स्पीड निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। लेकिन h क्या है, h तो टेंड्स टू 0 है, और जब टेंड्स टू 0 की बात आती है तो हम किसका कंसेप्ट लगाते हैं, लिमिट का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ t1 प्लस h माइनस एफ t1 अपॉन t1 प्लस h माइनस t1, इससे आपको मिलती है स्पीड। और ये स्पीड जो होती है इसको हमने नाम दिया है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम दिया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों नाम दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि टाइम बहुत हल्का सा आगे बढ़ा है, तो आप बोल सकते हो एग्जैक्टली उसी टाइम की स्पीड है ना, एग्जैक्टली उसी टाइम की स्पीड है। तो ये जो चीज मिली है, ये जो चीज मिली है, क्या चीज मिली है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर x में फंक्शन को देखें तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, है ना, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। मैम क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता है, बिल्कुल। अगर मैं यहां t1 से जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे आऊं तो क्या होगा, मैम जहां जहां h है वहां वहां माइनस h लग जाएगा। ध्यान से देखो, अब हम पीछे वाले पॉइंट, क्योंकि देखो मैं बोल रही हूं कि 2 बजे मुझे बताना है कि स्पीड क्या है, तो तुम बोलोगे मैम या तो 2:00000000 सेकेंड पर आप देख सकते हो, या फिर 159.999999 सेकेंड पर स्पीड देख सकते हो। इंस्टेंटेनियस दोनों केस में कहलाएगी। आप टेंड्स टू 0 कर रहे हो, एग्जैक्टली 0 नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जैक्टली 0 करना डिनोमिनेटर में खतरा बन जाता है। मैथ्स में डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे मैम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। जहां जहां h है वहां वहां माइनस h लगा दो। ये है आपके डेरिवेटिव का कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट है, डेरिवेटिव का। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये समझ में आया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों है, ठीक है। अब लिमिट्स में आपने देखा कि मैम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, पर मैम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो अल्टीमेट रूल है, अल्टीमेट रूल ऑफ सॉल्विंग लिमिट, अल्टीमेट रूल, लिमिट की जरूरत कब पड़ती है ना, वी नीड लिमिट जब या तो 0/0 हो रहा हो, या इंफिनिटी हो रहा हो, या 0 इंटू इंफिनिटी हो रहा हो, या 0 की पावर 0 हो रहा हो, या इंफिनिटी की पावर 0 हो रहा हो, या 1 की पावर इंफिनिटी हो रहा हो, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो रहा हो। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो लिमिट्स का सॉल्यूशन का नीड केवल इसी जगह पे आएगा। मैम जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे लिमिट्स में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सीधे वैल्यू पुट करो, सीधे वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो अब दोनों केस बताते हैं, एक जहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है और एक जहां बन रहा है। जैसे तुमसे पूछा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 2,
तो तुम बोलोगे इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, x को रखो 3 प्लस एच, है ना, h टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच प्लस 2, यानी कि लिमिट हो जाएगी 5 प्लस एच, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 यानी अप्रॉक्स 0 ही है, तो उसको 0 पुट कर दो तो लिमिट आ गई 5, लिमिट आ गई 5। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, तुम बोलोगे मैम लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 3 माइनस एच, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच प्लस 2, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस एच, और h तो 0 को टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये 0 हो गया, आपके पास बचा लिमिट का आंसर 5। कोई चिंता की बात ही नहीं है ना। यानी कि तुम बोलोगे मैम ये 3 प्लस एच का पूरा झमेला करने की जरूरत ही नहीं थी, आपके पास तो डायरेक्ट आंसर था। उसको हम बोलते हैं लिमिट्स को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब ही लगा सकते हो जब इनमें से कोई फॉर्म नहीं बन रहा है। मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये फॉर्म होते क्या है, ये फॉर्म होते क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आपने लिख दिया है। चलो इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ओहो, अब देखो, अब देखो क्या होगा। अगर तुम 3 प्लस एच का कंसेप्ट लगाओगे, जैसा अब तक किया है वैसा करोगे, राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस एच, जहां पे h टेंड्स टू 0 है, तो तुम लिख दोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 9 प्लस 6 एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 अपॉन h। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो तुम्हारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 6h प्लस एच स्क्वायर अपॉन h। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ 0 बाय 0 हो रहा है या नहीं? h को सीधे 0 पुट किया तो न्यूमरेटर भी 0 है और डिनोमिनेटर भी 0 है, न्यूमरेटर भी 0 है और डिनोमिनेटर भी 0 है, तो हम इसको फिर डायरेक्टली पुट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेटली लिखते हैं। कैसे सेपरेटली लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 6h अपॉन h प्लस एच स्क्वायर अपॉन h, और फिर ये h और h को कैंसिल कर देते हैं। मैम h और h को कैसे कैंसिल किया? क्योंकि बेटा h एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से 0 कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन 0.00000000001 से 0.00000000001 तो कैंसिल हो सकता है ना, तो वहां कैंसिल किया, और यहां पे h और h को कैंसिल किया, तो आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस h। अब आप बोल दोगे इसको एग्जैक्टली 0 मान लो, आंसर है 6, आंसर है 6। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पता कैसे चलेगा? आपको जो लिमिट टेंड्स टू दी गई है ना, x टेंड्स टू 3, तो x की जगह एग्जैक्टली 3 डाल के देखना। x की जगह जब आप एग्जैक्टली 3 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, तो 0 बाय 0। न्यूमरेटर में इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन रहा है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। कौन सा फॉर्म बनेगा वो एग्जैक्टली x की वैल्यू पुट करके चेक करो। तो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो क्वेश्चन है आपके पास, हाउ टू सॉल्व लिमिट, हाउ टू सॉल्व लिमिट्स। तो फर्स्ट चेक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पहले तो ये चेक करो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। कैसे चेक करोगे? बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू ए। x टेंड्स टू a था ना, टेंड्स के बजाय एग्जैक्टली a, x इज इक्वल्स टू a डाल के देख लो, है ना। सेकेंड स्टेप, इफ नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज देयर, नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज देयर, then go with a plus h
a माइनस एच, तो सीधे a प्लस एच a माइनस एच से जा सकते हो, है ना। थर्ड स्टेप, इफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ तो क्या करेंगे, तो वेरियस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन वेरियस मेथड्स में क्या क्या आता है, वेरियस मेथड में एक आता है फैक्टराइजेशन, है ना, कि जो फैक्टर न्यूमरेटर को भी जीरो बना रहे, डिनोमिनेटर को भी जीरो बना रहे हैं, उनको कैंसिल कर दो। एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक आता है रैशनलाइजेशन। अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करना है। इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, a प्लस एच a माइनस एच से कर लो, और वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। तुमको पता है डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टीचर को दिखाने के लिए, है ना, प्रॉपर लिखना आना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि हाँ a प्लस एच a माइनस एच से कर लो और आखिरी में h को 0 पुट कर देना। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम अलग अलग मेथड सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, एलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है? एलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन की लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान लो आपको बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, बताओ इसकी लिमिट क्या होगी। तो आप बोल दो कि कुछ नहीं, सेपरेटली लिमिट निकाल दो, दोनों की सेपरेटली लिमिट निकाल दो, प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू a जी एक्स, सेपरेटली लिमिट निकाल के प्लस माइनस बाद में कर दो, ठीक है। सेकेंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, बेटा इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेपरेटली लिमिट निकालो और मल्टीप्लाई कर देना, है ना। सेपरेटली लिमिट निकालोगे और फिर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो थर्ड, डिवीजन में क्या करें, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अभी भी मैम सेपरेटली लिमिट निकाल सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर की बात आती है ना बेटा, डिनोमिनेटर गड़बड़ करता है। यहां पे यू हैव टू मेक श्योर कि लिमिट gx जो है वो जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है। अब आपने इंश्योर कर लिया डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, बस आगे बढ़ जाओ फिर। ओके मैम, अगर एक कांस्टेंट नंबर लिमिट में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो, जैसे 3, 4, 5 के, कुछ नहीं बेटा, कांस्टेंट नंबर, देखो कांस्टेंट है ये कोई नंबर लिखा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारे रियल नंबर में से कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। उस रियल नंबर को तुम लिमिट के साइन से बाहर ले लो, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है लिमिट्स के एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। प्लस माइनस हो रहे हैं दो फंक्शन, इंडिविजुअल लिमिट्स निकालो फिर प्लस माइनस करो। इनटू हो रहे हैं, इंडिविजुअल लिमिट निकाल के इनटू कर दो। डिवाइड हो रहे हैं, इंडिविजुअल लिमिट निकाल के डिवाइड करो, बट मेक श्योर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। और कांस्टेंट इनटू फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो कांस्टेंट को हटा दो, मल्टीप्लाई कर देना आंसर में सीधे, लिमिट निकालो फंक्शन की तुम तो, और फाइनली कांस्टेंट का आंसर में मल्टीप्लाई कर दो। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो है ये एलजेब्रा ऑफ लिमिट के थ्योरम से एज इट इज लिखे हुए हैं, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ लिमिट के थ्योरम्स। लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल होता है a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, सो ऑन टिल a नॉट। इसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो, और इसमें आप बोलते हो x की हर पावर जो है, x की हर पावर होल नंबर है, यानी ऐसा कोई भी टर्म नहीं जहां पर x की पावर होल नंबर नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। अगर आपको लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पर इस पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन सकता है। x किसी नंबर पे
किसी नंबर पर पॉलिनोमियल कभी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन सकता है। तो आप बोलोगे सीधे x की जगह a पुट करो, तो a की पावर n प्लस an माइनस वन a की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन टिल a नॉट। सीधे नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। रैशनल फंक्शन कैसा होता है मैम? रैशनल फंक्शन होता है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शन होता है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, है ना मैम। इसमें लिमिट क्या रहेगी? तो इसमें फिर वही बात है, इसमें अगर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो सीधे सब्स्टिट्यूट करो P1a अपॉन P2a। और अगर इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है यानी 0/0 इंफिनिटी ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा है, तो पहले फैक्टराइज करके, फैक्टराइज एंड कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स, कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स। जनरली कॉमन फैक्टर्स वही होंगे जो 0 बना रहे होंगे, कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक रैशनल फंक्शन है, ध्यान से देखना, f(x) लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। देखो x को 1 पुट किया तो न्यूमरेटर 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो आप बोल दोगे कुछ नहीं मैम, इसका आंसर तो है 3/2, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपके पास ये बन रहा है, अब देखो x को डायरेक्टली 1 पुट करो, 0/0 हो रहा है। इस केस में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे, यानी x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 करोगे। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x को 1 पुट करो। हाँ, जैसे देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म बचा, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, अब आंसर 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे। तो रैशनल फंक्शन में क्या ध्यान रखना है, नॉट इंडिटर्मिनेट है। देखो पॉलिनोमियल पे हमने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया कहीं कभी भी इंडिटर्मिनेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में कुछ रहता ही नहीं है। और हमारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म में तो डिनोमिनेटर में 0 रहता है जनरली। तुम बोलोगे मैम और भी तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म थे। बेटा तुम्हारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, केवल वही इंडिटर्मिनेट फॉर्म से तुमको डील करना है। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है तो फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करो, है ना। चलो लिमिट निकालते हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने सीख लिया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 1। सेकेंड, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 इंटू 1 सॉरी x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज 12। थर्ड वाला देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x की पावर 10। तो x को सीधे -1 पुट करेंगे तो देखो 1 वैसा का वैसा ही, माइनस एक्स 1 वैसा का वैसा ही, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, फिर पावर 4 1, पावर 5 -1, पावर 6 1, पावर 7 -1, पावर 8 1, पावर 9 -1, पावर 10 1। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या आंसर आया आपका 1, आपका आंसर आया 1। ठीक है, ये है रैशनल फंक्शंस। इन रैशनल फंक्शंस की लिमिट निकालनी है तो सबसे पहले ये चेक करो कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन से है और नॉन इंडिटर्मिनेट। नॉन इंडिटर्मिनेट को हम डिटर्मिनेट बोल देते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं, है ना। तो ये है डिटर्मिनेट फॉर्म, ये है इंडिटर्मिनेट फॉर्म x8
8 + 8 16 -16, ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और 1/x³, x कॉमन लो तो x², हाँ ये भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, 1 + 1/1 + 100। मैम ये आंसर आ गया 2/101। डिटर्मिनेट फॉर्म में चिंता ही नहीं करनी है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैम? फैक्टराइज से सॉल्व करेंगे। अब समझ में आया बचपन में फैक्टराइज के इतने क्वेश्चन क्यों कराते थे? इनको सॉल्व करने के लिए। तुम बोलोगे मैम इनको सॉल्व करना है, ऐसा क्या खास है जो हमको वो मेहनत करनी पड़ती थी? इनसे और दूसरी चीजें पता चलेगी, दूसरों से और दूसरी चीजें पता चलेगी, धीरे धीरे इतना मैथ्स पढ़ जाओगे कि ब्लैक होल की इक्वेशन देखना सीख जाओगे। ठीक है, चलो न्यूमरेटर में से अगर मैं x कॉमन लूं तो ये लिखा हुआ है x² - 4x + 4। ये लिमिट ऐसा की ऐसी कॉपी किया करो। और डिनोमिनेटर में मैं लिख सकती हूँ x + 2 × x - 2, है ना? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x × x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 2 × x - 2। एक x - 2 एक x - 2 से कैंसिल। अब देखो, अब x को 2 पुट कर रहे हो तो 0/0 नहीं बन रहा है, 0/4 बन रहा है। 0/4 तो वैलिड है, तो आप सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर आ जाएगा 0। आई बात समझ में? ठीक है, थर्ड पार्ट करें। x² - 4 अपॉन x³ - 4x² + 4x। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x³ - 4x + 4। तो तुम बोलोगे मैम पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं, x + 2 × x - 2। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x × x - 2 का होल स्क्वायर। एक x - 2 से एक x - 2 कैंसिल। अब x को 2 पर पुट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में नॉन जीरो और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इसको हम प्यार से बोलते हैं नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी, और इस केस में भी हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? लिमिट एग्जिस्ट जब भी करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर हो। इनफाइनाइट आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6। x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6। लिमिट है x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। अगर मैं इसमें से x² कॉमन ले लूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² कॉमन लिया तो ये बचा x - 2, और यहां पे फैक्टराइज किया तो आया x - 3 × x - 2। x - 2 x - 2 कैंसिल। अब आपके पास कोई गड़बड़ नहीं है ना? कोई गड़बड़ नहीं है तो हम सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। सीधे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4/-1। 2 - 3 - 1 होता है यानी -4। आई बात समझ में? ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। x - 2 अपॉन x² - x। x - 2 अपॉन x² - x माइनस 1 अपॉन x³ - 3x² + 2x। 1 अपॉन x³ - 3x² + 2x। ध्यान से देखो कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? एनीवन? यस, कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये? x को 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर नॉन जीरो नंबर, न्यूमरेटर आ रहा है -1 अपॉन 0। नॉन जीरो नंबर अपॉन 0। और मैम दूसरे वाले फंक्शन में भी यही हो रहा है, 1 अपॉन 0। या अच्छा, नॉन जीरो नंबर अपॉन 0, न्यूमरेटर में फाइनाइट नंबर है और डिनोमिनेटर में 0, तो उसको अपन बोलते हैं इंफिनिटी। यानी कि ये फॉर्म बन रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का।
मैम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करना है? आपने बता दिया है 0/0 में तो जनरली फैक्टराइज करना है। इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले एलसीएम लेंगे। जो माइनस हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में कुछ कुछ रहेगा ना, एलसीएम लो, एलसीएम लो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। मैंने पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। एलसीएम लेने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स एक ही बार काउंट करते हैं ना, तो ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। x और x माइनस 1 आपका कॉमन फैक्टर है, तो एक ही बार काउंट करेंगे x और x माइनस 1। x माइनस 2 एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर को भी, अब ये है ना 0/0 फॉर्म बन गया है। अब ध्यान से देखो, ये 0/0 फॉर्म बन गया है, तो अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं। मैं इसमें लगा रही हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। a है x माइनस 2 और b है 1। a है x माइनस 2, b है 1, और यहां पे मैं लिख रही हूं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। उससे मेरे पास न्यूमरेटर बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 1। जीरो बनाने वाली चीज कैंसिल हो गई। अब डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 1 इंटू माइनस 1, तो आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप की लिमिट देखते हैं, है ना। ये लिमिट जनरली हम लोग पावर्स के लिए यूज करते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा आती है n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1। यानी कि जब भी क्वेश्चन में रूप ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इस लिमिट का आंसर हमेशा क्या होने वाला है? n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 की पावर 15, x की पावर 15 माइनस 1 और x की पावर 10 माइनस 1। मैम आपने बोला था x की पावर n माइनस a की पावर n, a ये है ना, तो 1 को 1 की पावर 15 लिख सकते हैं मैम, लेकिन डिनोमिनेटर में तो यहां क्या आना चाहिए था? डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे x माइनस 1 आना चाहिए था। यहाँ तो x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखना, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1। मैथ्स का नियम है, जो चीज डिनोमिनेटर में करो वो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी करो या न्यूमरेटर में भी करो। ठीक है, अब आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस है। कौन से दो अलग अलग फंक्शंस है? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, और दोनों में ही वो लिमिट लग रही है, दोनों में ही वो लिमिट लग रही है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स, यानी सेपरेटली लिमिट निकाल के डिवाइड कर दो, सेपरेटली लिमिट निकाल के डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर की लिमिट थ्योरम के हिसाब से है 15 1 की पावर 14 और डिनोमिनेटर की है 10 1 की पावर 9, यानी कि 15/10 है आपकी लिमिट, यानी कि लिमिट है 3/2, लिमिट है 3/2। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है मैम, 0/0 फॉर्म तो बन रहा है, लेकिन यहां फैक्टराइज कैसे करें? यहां पे फैक्टराइज तो करते ही नहीं बन रहा है
है ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, दोनों ही मेथड्स को ध्यान से देखना बिल्कुल। दोनों मेथड समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। मेथड वन बोलती है कि जब भी आपको रूट्स दिखे, क्यूब रूट्स दिखे, कोशिश करो कि रैशनलाइज हो जाए। तो अगर हम न्यूमरेटर, देखो जरूरी थोड़ी है डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है, न्यूमरेटर को भी तो रैशनलाइज कर सकते हो। तो अंडर रूट एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन का डिवाइड, और डिवाइड डिनोमिनेटर में एक एक्स तो है ही। तो न्यूमरेटर में लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वन। ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, न्यूमरेटर में बचा एक्स, डिनोमिनेटर में बचा एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रहा है, तो एक्स को सीधे 0 पुट कर दो, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वन यानी 1/2। अंडर रूट 1 भी तो 1 ही होता है। ठीक है, ये आपका है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, मतलब मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 बोलता है कि यार रूट दिख रहा है ना, तो रूट हटा दो। अब रूट हटाना इतना आसान नहीं है। रूट हटाने के लिए रूट के अंदर जो भी चीज है उसको किसी दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर मान लो। रूट के अंदर जो भी चीज है उसको किसी दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर मान लो। उससे क्या होगा, रूट लोगे तो ये तो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वन, लेकिन राइट हैंड साइड लिखा होगा अंडर रूट टी स्क्वायर, जो हो जाएगा टी, रूट हट गया। लेकिन वेरिएबल चेंज कर रहे हो, 1 प्लस एक्स की जगह टी स्क्वायर रख रहे हो, तो लिमिट भी बदलेगी। कैसे बदलेगी? देखो, जब x 0 हो रहा है तो t टेंड्स टू 1 हो रहा है। x 0 है तो t स्क्वायर 1 यानी t 1 है। तो 1 प्लस एक्स टी स्क्वायर रख रहे हो तो x टेंड्स टू 0 पे t टेंड्स टू 1 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट हो गई t टेंड्स टू 1, t माइनस 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। x की जगह क्या आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 1। कैसे आ जाएगा मैम? बेटा यहाँ पे प्लस 1 को राइट हैंड साइड भेज दो तो x हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर दो तो ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। टी माइनस वन कैंसिल, 1 अपॉन टी प्लस 1, टी की जगह 1 पुट कर दो, टी की जगह 1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर आ जाएगा 1/2। आपके किताब वाले ने एक तीसरी मेथड से सॉल्व किया है। तीसरी मेथड इस स्टेप के बाद लगाइए। इस स्टेप के बाद उसने बोला ये तो लिखा हुआ है लिमिट t टेंड्स टू 1 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 a की पावर 1। a कितना है? 1, तो ये आ गया 1/2, है ना। किसी भी मेथड से करो, आइदर मेथड 1, मेथड 2 का टाइप 1, मेथड 2 का टाइप 2, आंसर तो 1/2 ही आएगा। आंसर तो 1/2 ही आएगा। आ गई बात समझ में? ऑल राइट, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसकी बात हो रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट एक बहुत सिंपल से सर्कल से निकलती है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का एक सेक्टर है, ये रेडियस पर एक टेंजेंट है, ये सेक्टर को एक्सटेंड करके यहां तक ले गए, ये एंगल है थीटा, और ये सर्कल का अंदर वाला एंगल है, और ये सर्कल की रेडियस है a, है ना। क्या क्या काम कर लिया मैंने इतनी देर में? ध्यान से देख लो, एक एक स्टेप ध्यान से देख लो। सर्कल, एरिया, है ना, कौन कौन से 3 रीजन बनाए? तो इसको बोल दो O, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C। ठीक, अब मेरे हिसाब से ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से क्या तुमको भी दिख ही रहा है, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB,
ट्रायंगल ओएबी दिख रहा है, ट्रायंगल ओएबी ये लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी, एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी। ऑब्वियस ही बात है मैम, सेक्टर का एरिया ट्रायंगल के एरिया से ज्यादा है, सेक्टर का एरिया ट्रायंगल के एरिया से बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये निकालना है, तो हम इसको साइन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। साइन का फॉर्मूला होता है हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आजू बाजू वाली साइड और इंक्लूडिंग एंगल का साइन ले लो, तो ये एक ट्रायंगल का एरिया होता है। जिसको नहीं पता है ना, जिसको नहीं पता है वो कोपचे में ऐसा लिख ले, वो कोपचे में लिख सकता है कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ये एंगल है ए, ये साइड है सी और ये साइड है बी, तो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बी सी साइन ए, यानी कि आसपास वाली साइड और बीच का एंगल, यही एरिया हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी और हाफ ए सी साइन बी, बीच वाला एंगल। ठीक है, तो आपने ये एरिया लिख दिया। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है कि नहीं? सेक्टर का एरिया क्या होता है मैम? सेक्टर का एरिया तो बहुत इजी होता है, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। देखा या नहीं देखा है कभी सेक्टर का एरिया? थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ठीक है मैम, अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे लिखें, है ना? क्योंकि मैं तो ये भी बोल सकती हूं कि ये होगा ट्रायंगल ए बी ओ ए सी के एरिया से छोटा, तो ये साइड है अगर ए, तो और टेन थीटा, इस ट्रायंगल में टेन थीटा है ए सी अपॉन ए, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ए सी साइड हो जाएगी ए टेन थीटा, ए सी साइड हो जाएगी ए टेन थीटा, यानी ये एरिया हो जाएगा हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस। इस इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब ये डायग्राम नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये इनइक्वलिटी बहुत जगह यूज आती है। कैसे यूज आती है मैं बताती हूँ। पूरी इनइक्वलिटी में क्या करो, हाफ ए स्क्वायर का डिवाइड दे दो। पूरी इनइक्वलिटी में क्या करना है, हाफ ए स्क्वायर का डिवाइड दे देना है। तो आपके पास बचा साइन थीटा इज लेस देन या इक्वल टू, एक्सट्रीम केस में इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन हाफ ए स्क्वायर का डिवाइड दे दिया, तो ये बचा है थीटा विच इज लेस देन इक्वल्स टू, विच इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ ए स्क्वायर का डिवाइड दे दिया, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। अल्टीमेट इनइक्वलिटी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, यानी कि क्या मैं बोल सकती हूं कि साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना? अब दोनों जगह मैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लगा दूं, तो साइन थीटा अपॉन थीटा ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट 1 थीटा टेंड्स टू 0। बेटा 1 तो कांस्टेंट है, तो ये तो 1 ही रहेगा, यानी इस लिमिट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1, इस लिमिट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1। आई बात समझ में, है ना? तो इस इनइक्वलिटी की हेल्प से हमने बहुत सारी लिमिट निकाल ली। अब कौन कौन सी लिमिट निकाली है, कौन कौन सी लिमिट निकाली है, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। मैंने थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये समझो साइन के आगे कोई क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में वही क्वांटिटी है और दोनों टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, तो इसलिए इस लिमिट का वैल्यू होता है 1। इसकी उल्टी लिमिट का वैल्यू भी 1 होता है। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन साइन एफ एक्स भी 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0
tan ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स भी 1 होता है, और लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स अपॉन tan ऑफ एफ एक्स भी 1 होता है। आ गई बात समझ में? इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जो बहुत ज्यादा काम में आती है। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए अपॉन ए स्क्वायर, है ना। कॉस के आगे कुछ है और डिनोमिनेटर में उसका 0, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और वो क्वांटिटी टेंड्स टू 0 कर रही है। इस लिमिट की वैल्यू होती है हाफ। इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। आई बात समझ में? ये सारी लिमिट्स TBR है। TBR यानी टू बी रिमेंबर्ड। टू बी रिमेंबर्ड याद होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आती है, बहुत ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो लिमिट का कंसेप्ट है वो इनइक्वलिटी पे है, और वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर एफ एक्स फंक्शन किसी पॉइंट पर जी एक्स से छोटा है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स उस पॉइंट पर लिमिट ऑफ जी एक्स से छोटी रहेगी। यानी इनइक्वलिटी जो है वो लिमिट पर भी एग्जिस्ट करेगी, जैसी फंक्शंस के बीच में है। फंक्शंस के बीच की इनइक्वलिटी लिमिट्स पर भी एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए हमने पिछले वाले केस में डायरेक्टली लिमिट ले ली थी, है ना। हमने पिछले वाले केस में डायरेक्टली लिमिट ले ली थी। ठीक है, इसी तरीके से सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? सैंडविच थ्योरम बोलता है कि अगर एक फंक्शन है एच एक्स जो किसी वैल्यू a पर gx से छोटा है और fx से बड़ा है ना। क्या बोला मैंने? hx जो है वो किसी पॉइंट पर gx से छोटा है और fx से बड़ा है। ये है gx, ये है fx और ये है hx। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में इनइक्वलिटी सेम रहेगी। अब मान लो fx की लिमिट भी किसी a पॉइंट पर l है और gx की लिमिट भी किसी a पॉइंट पर l है, तो hx फंक्शन l से छोटा भी और बड़ा भी, तो हम बोल देंगे इनइक्वलिटी तो पॉसिबल नहीं है, यानी वो l के बराबर भी रहेगा। यानी कि अगर लिमिट fx किसी पॉइंट पर 1 है l है और लिमिट gx भी किसी पॉइंट पर l है, तो लिमिट hx भी किसी पॉइंट पर क्या रहने वाली है? l रहने वाली है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऑल राइट। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होता है और कॉज एक्स से बड़ा होता है, तो जब कॉज एक्स टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 पर कॉस 0 हो जाता है 1, यानी x टेंड्स टू 0 पर साइन 0/0 1 से बड़ा और 1 से छोटा है, 1 से बड़ा और 1 से छोटा है। इसका मतलब एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? 1 के। ठीक है, तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x होता है 0। ठीक है, वहां पे अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होता तो ये 1/2 होता, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो लिमिट की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x की जगह x स्क्वायर, सिर्फ इतना सा चेंज करने से ओरिजिनल लिमिट आपकी थी 0, अब आपकी लिमिट बन जाएगी 1/2। अब आपकी लिमिट बन जाएगी 1/2। आ गई बात समझ में? ओके, चलो तो अब लिमिट इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट फर्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। देखो साइन के आगे एक फंक्शन है जो 0 को टेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 4x भी 0 को टेंड कर रहा होगा। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 4x भी 0 को टेंड कर रहा होगा। तो मैं बोल रही हूं कि साइन एक्स के आगे जो भी लिखा है अगर उसी से हम डिवाइड दे दें तो, उसी से हम डिवाइड दे दें तो
बहुत बढ़िया बात है। और अगर साइन एक्स के आगे जो डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है उसी से हम डिवाइड दे दे तो आपके पास दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, एक न्यूमरेटर का एफ एक्स और एक डिनोमिनेटर का जी एक्स। दोनों की सेपरेट लिमिट निकालनी है, दोनों की सेपरेट लिमिट निकालनी है। मैम आपने चीटिंग किया, आपने अपनी मर्जी से 4x का डिवाइड किया, चलो बेटा अपनी मर्जी से 4x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैम आपने अपनी मर्जी से 2x का डिवाइड दिया, बेटा अपनी मर्जी से 2x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1, ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1। भाई एल्जेब्रा ऑफ लिमिट बोल रहा है, न्यूमरेटर की लिमिट अलग इवेल्युएट करो, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग इवेल्युएट करो, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये 4x और 2x का x कट गया तो 4/2 ये लिमिट कितनी हो जाएगी 2। तो ओवरऑल लिमिट हो जाएगी 1 × 2/1 यानी कि 2। 1 × 2/1 यानी 2। मैम 10x/x ये लिमिट कितनी होगी? वैसे तो ये लिमिट मैम बता चुकी है ना, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 को तुम लिख सकते हो sin x/cos x इंटू x। देखो इसकी लिमिट होगी 1 x टेंड्स टू 0 पे और इसकी लिमिट होगी 1 x टेंड्स टू 0 पे, तो 1/1 1। ये आ गई लिमिट आपकी, ये आपकी लिमिट कैलकुलेट हो गई। ऑल राइट, लिमिट का कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। आपने 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का पढ़ा है, एक पढ़ा है लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वेयर x टेंड्स टू a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1। सिर्फ इतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं लिमिट्स में। अब बात आती है डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला तो हमने देख लिया था जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे। हमको पता है किसी भी फंक्शन का एफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच से, ये बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये दोनों अगर इक्वल है तो आप बोलोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा सकता है। और डेरिवेटिव होगा किसके बराबर? जो इन दोनों की वैल्यू होगी। ठीक है, सिंबल क्या होता है डेरिवेटिव का? सिंबल होता है f डैश एक्स, f1x, y डैश y1। ठीक है, ये जनरली सिंबल्स यूज होते हैं, और भी सिंबल यूज होते हैं, अभी हम लोग इन्हीं सिंबल्स को देखेंगे। ये डेरिवेटिव्स के सिंबल होते हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला दे दिया है ना, और आपसे बोला है x इज इक्वल्स टू 2 पे 3x का डेरिवेटिव निकालना है ना। x इज इक्वल्स टू 2 पे 3x का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप बोल दोगे ठीक है, f डैश x अगर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, तो f डैश 3 हो जाएगा, x की जगह 3 पुट करना है ना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच माइनस f3 अपॉन h। कोई चिंता की बात नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच, x की जगह लिखना है 3 प्लस एच, है ना, f ऑफ 3 x की जगह लिखना है 3 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 9 प्लस 3h माइनस 9 अपॉन h, प्लस 9 माइनस 9 तो कैंसिल हो गया, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट एक कांस्टेंट आ गई, तो आंसर आ गया 3। आंसर आ गया 3। आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब आपको डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन है 2x², ये 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में 2x² प्लस 3x माइनस 5 का एट x इज इक्वल्स टू -1, है ना।
तो हम पहले एक x नंबर पे निकाल लेते हैं, x नंबर पे डेरिवेटिव आ जाएगा तो 0 -1 किसी पे भी निकालना बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी f डैश x होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ऑफ x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x प्लस एच माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन h। ठीक है, ये -5 + 5 तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3x प्लस 3h माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन h। चलो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 7h अपॉन h। मैम अलग अलग कर दो दोनों को, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर अपॉन h प्लस 7h अपॉन h, ये तो हो गया 2h और ये हो गया 7 प्लस 2h वेयर h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7। कुछ गड़बड़ है क्या? ध्यान से देखो एक बार। 3x प्लस 3h, ओके यहाँ पे x भी आएगा बेटा, यहाँ पे x भी आएगा। थोड़ी सी फॉर्मूले में मिस्टेक हुई, तो देखो x प्लस एच के होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx होगा ना, तो यहाँ x भी आएगा। तो ये लिखा हुआ है 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4x प्लस 3 इंटू h अपॉन h, है ना। तो इसमें कैंसिल हुआ तो ये तो हो जाएगा 2h और इसमें कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, है ना। तो h टेंड्स टू 0 पे ये तो 0 हो गया, तो डेरिवेटिव कितना आ गया? 4x प्लस 3। तो आपके हिसाब से f डैश x आ गया है 4x प्लस 3। अब फंक्शन बहुत आसान होता है, फंक्शन बोलता है -1 पे वैल्यू निकालनी है तो x की जगह -1 पुट कर दो। फंक्शन बोलता है 0 पर वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 0 पुट कर दो। फंक्शन बोलता है 0 पर वैल्यू और -1 पर वैल्यू का 3 टाइम्स को अगर ऐड करें तो बोलता है अच्छा -1 पर वैल्यू के 3 टाइम्स को अगर ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 0। हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब हम हर बार जो है डेरिवेटिव इतनी मेहनत से नहीं करते हैं, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया, लेकिन हम थोड़ा बहुत जनरलाइज करना सीख लेते हैं। कैसे जनरलाइज करना सीख लेते हैं? आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा एक फंक्शन है x की पावर n, चलो इसका डेरिवेटिव निकालो। x वेरिएबल है, पावर n कांस्टेंट है ना। तो आप बोलोगे मैम इसका डेरिवेटिव तो आपने फॉर्मूला बता दिया है, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू x बोल रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे आप चाहो तो बाइनोमियल लगा सकते हो। बाइनोमियल क्या बोलता है? बाइनोमियल बोलता है nc0 x की पावर 0 h की पावर n, या उल्टा लिख दो बाइनोमियल, अगर इसको h प्लस x की पावर n बोल देंगे तो ये हो जाएगा nc0 यानी कि 1 x की पावर n h की पावर 0 प्लस nc1 यानी कि n x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन चलता जाएगा, माइनस x की पावर n अपॉन h। ठीक है मैम, इससे क्या फायदा हुआ बेटा? देखो h की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है ना। तो ये लिखा हुआ है x की पावर n, वहां पे लिखा हुआ है माइनस x की पावर n,
तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचा n x की पावर n-1 इंटू एच अपॉन एच प्लस nc2 x की पावर n-2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस nc3 x की पावर n-3 h की पावर 3 अपॉन h एंड सो ऑन। ठीक है, बाइनोमियल का फॉर्मूला याद है कि नहीं? नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लो, बाइनोमियल का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे h से h कैंसिल, यहाँ पे एक h से एक h कैंसिल, यहाँ पे एक h से एक h कैंसिल, यानी कि आने वाले टर्म्स में देखो यहाँ पे h का टर्म नहीं है, यहाँ पे है h की पावर 1, यहाँ पे आ रही है h की पावर 2, नेक्स्ट टर्म में आएगी पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, कहां तक? पावर n-1 तक। तो जैसे ही h टेंड्स टू 0 होगा, जैसे ही तुम h टेंड्स टू 0 लगाओगे, जहां जहां h दिख रहा है वो सारे टर्म तो 0 हो गए। भाई डिनोमिनेटर तो 1 है, कैंसिल हो गया तो अब डिनोमिनेटर में से केवल 1 बचा है, तो वो सारे टर्म 0 हो गए। केवल कौन सा टर्म बचा? n(x की पावर n-1), n(x की पावर n-1, ये अल्टीमेट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। x की पावर 3 का आपको ही बोलेगा डेरिवेटिव, तो हम पूरा प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। पूरा प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे अच्छा x की पावर 3, 3x की पावर 3-1 यानी 3x स्क्वायर, x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की पावर 10-1 यानी 10x की पावर 9। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दे। क्या होता है? साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाय 2, यानी कि x प्लस एच बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 अपॉन h। ठीक है, अब देखो मैं h में 2 का डिवाइड कर रही हूं और 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूं। मैम ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स दिखा जहां एफ एक्स टेंड्स टू 0 है। देखो साइन के आगे वाली क्वांटिटी सेम डिनोमिनेटर में, और h टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1। तुम्हारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, cos x प्लस एच बाई 2। कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, यानी h को सीधे 0 पुट करो तो ये लिखा हुआ है cos x। क्या लिखा हुआ है? cos x। अब आपसे पूछा 0 पे कितना होगा, तो 0 पर हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा cos 0 विच इज 1, cos 0 विच इज 1। All right. Find the derivative of fx is equals to 3 at x is equals to 0 and x is equals to 3। देखो फंक्शन दिया हुआ है 3, इसको मैं लिख दूं 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 0 इंटू एनीथिंग, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 0। 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो डेरिवेटिव है 0। अब x की जगह तुम 1 डालो, 2 डालो, 0 डालो, 3 डालो, कोई मतलब नहीं है, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी डेरिवेटिव की? 0। ठीक है, ऑल राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव समझ में आ गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को ऐसा भी लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स को लिखने का एक तरीका क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर df बाई डी एक्स भी लिखते हैं, या फिर df बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ओके, अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो आप बोल दोगे मैम 10x का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ x प्लस एच माइनस 10x अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस 10h माइनस 10x
अपॉन h, ये कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h अपॉन h, h से h कैंसिल, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट होती है वही की वही 10। ये आपका आंसर है। ऑल राइट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। मैम हमने अब फॉर्मूला निकाल लिया है, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, किसी कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन को लिख सकते हो a इंटू एक्स की पावर 0, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू 0 एक्स की पावर -1, और 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई हो आंसर कितना आएगा? 0। तो आंसर आपका कितना है? 0। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है? डेरिवेटिव कितना है? 0। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव है 0। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला फंक्शन लेते हैं 1/x, है ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, फॉर्मूले की तरफ से इसको लिखो x की पावर -1, तो डेरिवेटिव हो जाएगा -1 x की पावर -1 यानी -1 x की पावर -2, -1 x की पावर -2। या फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, f डैश x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 अपॉन x अपॉन h। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा x माइनस h अपॉन x इंटू एक्स प्लस h अपॉन h। तो ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन x इंटू एक्स प्लस h इंटू h, h से h कैंसिल, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस h टेंड्स टू 0 होगा तो ये लिखा हुआ है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) प्लस माइनस gx और आपको इनका डेरिवेटिव करना है, तो कुछ मत करो, पहले का डेरिवेटिव करो प्लस माइनस दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, जैसा लिमिट्स में करते थे, है ना। यानी जितने भी फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, ऐसा एक से ज्यादा फंक्शन के लिए भी वैलिड है, जितने भी फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिविजुअली सबका डेरिवेटिव करो, बाद में ऐड कर दो, इंडिविजुअली डेरिवेटिव करके बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो तो कांस्टेंट को बाहर ले आओ और फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, बाद में इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देना, बाद में इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्लस माइनस में हमको कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आता है प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, अब आपको डेरिवेटिव करना है, तो अब आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इसका डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव, नहीं, अब आप बोलोगे दूसरा फंक्शन वैसे का वैसा ही पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन वैसे का वैसा ही दूसरे का डेरिवेटिव। क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल को हम प्यार से यूवी रूल भी बोलते हैं, यानी कि यूवी रूल, यू एक फंक्शन वी एक फंक्शन, यूवी रूल बोलता है u dv बाई dx, u वैसा का वैसा लिखो, v का डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव करो, प्लस v du बाई dx, v वैसा का वैसा लिखो, u का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। और फोर्थ रूल है आपका कोशेंट रूल, यानी कि जब फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तब क्या करना है। तो ये फॉर्मूला तो और ही अलग सा है। क्या बोलता है ये फॉर्मूला कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख लो, यानी ये gx है तो यहां लिख लिया gx का स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसा ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं u बाय v रूल। क्या बोलते हैं? u बाय v रूल। ये होता है डिनोमिनेटर में v स्क्वायर वैसा का वैसा ही,
वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड तो आपको याद रह जाएंगे, थर्ड फोर्थ रूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, यू वी रूल और यू बाय वी रूल। यू वी रूल बोलता है कि दो प्रोडक्ट हुए फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा यू डी वी प्लस वी डी यू, और कोशेंट रूल बोलता है यू बाय वी का डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी, वी डी यू माइनस यू डी वी। ऑल राइट, चलो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n माइनस वन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। इनफैक्ट ये केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है, इसको हम रैशनल नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। x की पावर 3/2, x की पावर 5/2, इनके लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ऐड कर दो रैशनल भी ऐड कर दो। ठीक है, बाइनोमियल से करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला लग रहा है, बाइनोमियल थ्योरम हम n पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दूसरी जगह नहीं लगेगा। दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे तो भी इसका वैल्यू n x की पावर n माइनस वन ही आएगा। n अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो भी इसका वैल्यू n x की पावर n माइनस वन ही आने वाला है। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो, आपने पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आपके पास पॉलिनोमियल है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन टिल ए नॉट। कुछ नहीं है, अब तो हम सीख गए हैं, है ना। प्लस हो रहे हैं फंक्शंस तो इंडिविजुअली डेरिवेटिव करो और ऐड करते जाओ, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट वैसा का वैसा ही, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट में आया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। हमने देख लिया था कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर जीरो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल के देख लिया, कॉस एक्स है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल के देख लिया था, वो कॉस एक्स होता है। बाकी फंक्शन का क्या, तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सारे ही फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, सारे डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, है ना। तो अब देखो, अब जब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x की पावर 100, तो आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 6 इंटू, देखो कांस्टेंट तो वैसा का वैसा लिखे रहने देते हो, नंबर तो वैसा का वैसा लिखे रहना है। x की पावर 100 का डेरिवेटिव हो जाएगा 100 x की पावर 99 माइनस x की पावर 55 का डेरिवेटिव हो जाएगा 55 x की पावर 54, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो डेरिवेटिव हो गया 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस 1। आई बात समझ में? चलो इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी हर इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लिख के ऐड कर देना है। 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, x स्क्वायर का होता है 2x, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन। 50x का होता है 50x की पावर 50 का होता है 50x की पावर 49, 50x की पावर 49। आपसे डेरिवेटिव पूछा है x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो x की जगह क्या पुट करना है 1, x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो ये तो 0 है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक 50 तक। 1 से लेके 50 तक नंबर का सम कितना होता है 50 इंटू 51 अपॉन 2, यानी कि 25 इंटू 51, ये हो जाएगा 125, 1275, 1275।
0.75। पहले डेरिवेटिव किया, फिर x की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो फंक्शन को पहले मैं ऐसे लिख देती हूं, x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इससे फायदा क्या रहेगा मैम? इससे फायदा ये होगा कि जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 है और इसका डेरिवेटिव -1/x² है, x की पावर n कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो आंसर आ जाएगा -1/x², -1/x²। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होता है? आंसर इसका cos x। बोल सकते हो ऑलरेडी डन, ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x। चलो एक बार ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 10x अगर fx है तो f डैश x हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ x प्लस h माइनस 10x अपॉन h। ठीक है, tan को साइन कॉज में बदल दे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस कॉज ऑफ x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉज x। मैंने यहां माइनस बोला, डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x प्लस h अपॉन h। चलो बेटा एलसीएम ले ले, एलसीएम लेने पे आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस h कॉज x माइनस साइन x कॉज ऑफ x प्लस h अपॉन कॉज x इंटू कॉज ऑफ x प्लस h इंटू h। ठीक है, साइन ए कॉस बी, न्यूमरेटर ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन कॉज एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, ये लिखा है साइन एच अपॉन एच कॉज एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। बेटा ये चीज तो 1 हो गई, साइन एच अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गई। और जब एच टेंड्स टू 0 होगा तो ये भी कॉज एक्स हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी 10x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकाले? मैम दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है साइन एक्स और दूसरा भी है साइन एक्स, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन एक्स वैसा का वैसा ही, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस दूसरा वाला साइन एक्स वैसा का वैसा ही, पहले का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आई बात समझ में? ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इस फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एच। यही तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले आओ चीजों को, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है h x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस एच माइनस 4x प्लस एच प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, और 2x प्लस 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स प्लस एच प्लस 4x, है ना, ये -2 और ये माइनस प्लस 4, माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6। बस बेटा एलसीएम लेना है ना, आपको एलसीएम लेना है। तो अब देखो
2x इंटू एक्स प्लस एच, 2x इंटू एक्स प्लस एच से कैंसिल, -6 प्लस 6 से कैंसिल। तो न्यूमरेटर मेरा बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 -4x माइनस 4h प्लस 3x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3h। देखो अपॉन डिनोमिनेटर है h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, -4x प्लस 4x से और प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है -7h और h कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ लिखा हुआ है -7 अपॉन x माइनस 2 x प्लस एच माइनस 2, h टेंड्स टू 0 तो ये लिखा हुआ है x माइनस 2, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, -7 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं या एलजेब्रा से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा 1, सेकंड का डेरिवेटिव होगा -1/x²। आंसर तुम्हारे सामने है, आंसर तुम्हारे सामने है। ठीक है, sin x प्लस cos x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? तुम बोलोगे मैम sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस sin x। सेकेंड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है x sin x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल बोलता है फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसा ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। sin 2x को हम लिख सकते हैं sin ऑफ x प्लस x, यानी कि ये लिखा हुआ है sin x cos x प्लस cos x sin x, यानी ये लिखा हुआ है 2 sin x cos x, है ना? आपके पास फॉर्मूला है इसका 2 sin x cos x। देखो 2 तो वैसा का वैसा ही, sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव कैसे होगा? sin x का डेरिवेटिव cos x, cos वैसा का वैसा ही, प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin वैसा का वैसा ही, प्रोडक्ट रूल लग गया। तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x यानी cos 2x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2 cos 2x। cot x का डेरिवेटिव मैंने बता दिया, ये होता है माइनस cos x स्क्वायर x। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, इसको लिख दो cos x अपॉन sin x और लगा दो कोशेंट रूल, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin स्क्वायर x, फिर डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये लिखा हुआ है -1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूले बहुत लिमिटेड है, वही की वही यूज होंगे, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर यूज कर लिए ना उतना इजी आपके लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो जाएगा। ऑलराइट, चलो इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट पार्ट का, x की पावर 5 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इसका मैं अलग से निकाल रही हूं, इसका मैं अलग से निकाल रही हूं। यहां पे लगेगा कोशेंट रूल, यानी साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख के एलसीएम भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली आप कर सकते हो x प्लस कॉस एक्स अपॉन 10x, क्या करोगे कोशेंट रूल लगाओगे, कोशेंट रूल लगाओगे। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का बेसिक कंसेप्ट समझ गए हो, तो आपके लिए इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोशिश करना कि हमेशा पहले खुद एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो जो कंसेप्ट सीखे हैं, और फिर जहां डाउट आ रहा है उन क्वेश्चंस में हेल्प लो।
ठीक है बच्चा लोग, सो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।